फ्लो कर रहा है, कितने समय में, उससे हम करंट निकाल सकते हैं। तो करंट के लिए चार्ज का फ्लो करना, आवेश का प्रवाहित होना जरूरी है, लेकिन वो चार्ज एक ही दिशा में भागना चाहिए। ठीक है। तो मुझे कह रहा है टेक्नीशियन वैकेंसी इंक्रीज टू 14,298। अच्छा, इस बारे में मुझे आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाया, थोड़ा सा आज मैं बिजी था। तो हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है बच्चे, मजा आ गया भाई। जस्ट अभी खबर है ये तो कि टेक्नीशियन हम शेयर कर देते हैं, हमारे पास आ रखा था पहले से, ये टीम ने डाल रखा था, लेकिन हमने, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। कितनी सुंदर खबर सुनाई इस बच्चे ने, अद्भुत, क्या बात है। टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वो बढ़ गई है, ये बढ़िया है ना। तो टेक्नीशियन की वैकेंसी 91 में से हो गई है 14,298, यानी सीधे सीधे जो है 5,000 वैकेंसी बढ़ गई है। इससे पहले, हाँ, और मैंने नोटिफिकेशन ना अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो वहां पे आप देख लेना बाद में। ठीक है। तो इससे पहले आपकी एलपी की वैकेंसी कई हजार बढ़ गई थी, उससे पहले सरकार ने एकदम से 20 से 25,000 वैकेंसी एसएससी जीडी की बढ़ा दी थी, और 5,000 वैकेंसी टेक्नीशियन की बढ़ी है। तो बढ़िया खबर है ये। अब भी अगर भाई आप नौकरी नहीं ले पाओ, केवल बेरोजगारी है, जॉब नहीं निकल रही, इससे क्या हम रोना रोते रहेंगे, तो ये वैकेंसी फिल तो होंगी, कोई और बाजी मार जाएगा। कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनका केवल काम होता है हर चीज में नुक्स निकालना। वो पॉलिटिकली, एक तो राजनीतिक रूप से उनका दिमाग सड़ा गला हो चुका है, हर चीज में नुक्स निकालने हैं, पढ़ाई नहीं करनी, बाकी सारे काम करने हैं। वैकेंसी कम है, ज्यादा है, कंपटीशन कम है, ज्यादा है, वैकेंसी इतनी होनी चाहिए थी, इतनी हो गई, और बढ़ सकती थी, नहीं बढ़ सकती। कुछ लोग क्या करते हैं, केवल और केवल इन चीजों में उनका ध्यान रहता है। जो नौकरी कर रहे हैं ना अभी डिपार्टमेंट में, वो कभी उन्हें कभी अपने जीवन में से फालतू बात नहीं की होगी। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि अपने को पढ़ते रहना। जब वैकेंसी 91 सौ थी, वो तब भी पढ़ रहे थे, 14,000 हो गई, वो अभी भी पढ़ रहे हैं। ऐसे ही पहले एलपी में जब 8,000 वैकेंसी बढ़ी, वो बच्चे तब भी पढ़ रहे थे, बाद में पढ़ रहे हैं। बहुत होती है इतनी वैकेंसी। सीजीएल में हर साल 10,000 के आसपास वैकेंसी निकलती है, और बच्चे जो है वैकेंसी जॉब लेते हैं उसमें। या तो रेलवे की देख लो तुम, 17-18,000 शायद उसमें है, एलपी में 14,000 ये है। 34-35,000 वैकेंसी इनफ है, बढ़िया है टेक्निकल बच्चों के लिए जिनकी साइंस अच्छी है। बाकी जिनका साइंस बहुत अच्छा नहीं है, उनके पास उन्हें मौका मिलेगा एनटीपीसी वगैरह में, जो नॉन टेक्निकल वाली कैटेगरी है उसमें। और जिनका बहुत ज्यादा पढ़ाई में तेज नहीं है, तो रेलवे ग्रुप डी में मौका मिलेगा। ग्रुप डी में तो बहुत वैकेंसी आएंगी, 50-70,000, 80,000 कितनी भी आ सकती हैं। मुझे लग रहा 50,000 प्लस तो आएंगी है ना। तो इसलिए अपना पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो ये अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आया, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट ये थी बात थी आप लोगों के लिए कि ज्यादातर बच्चे आप रेलवे के जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी अपना सीरियसली पढ़ते रहो। नुकुस निकालने वाला जो है बेटा, कमियां निकालने वाला जो है, उसका आज तक कभी भला नहीं हुआ है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूं, और मैं जिस जॉब में मैं हूं उसमें मेरी कैटेगरी में केवल 2 ही वैकेंसी थी, मात्र 2। ओवरऑल टोटल वैकेंसी थी 15, जिनमें एक आध वैकेंसी जो थी वो फिजिकल हैंडीकैप के लिए थी, कुछ वैकेंसी एससी के लिए, कुछ एसटी के लिए, कुछ ओबीसी के लिए रिजर्व थी। 2 वैकेंसी में अगर हो रहा है, तो यहाँ तो हजारों में तो यार फाइट कर रहे हो, 14,000, 22,000, इतने हजार तो हो सकता है। तो पढ़ाई करते रहो अपना। ठीक है। एक बच्चा कोस्ट गार्ड की नौकरी कैसी, बेटा जब मिल जाएगी तब पूछना कैसी है। जब तक ना मिले तो सारी नौकरी बढ़िया है, जब मिल जाए तब इस बारे में हमें देखना है कि बढ़िया कि बेकार है, तो सारे पेपर दो। अच्छा, एक हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का, वो क्या था बेटा, कितना वर्क किया किसी चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में। तो 2 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं ये। तो बिल्कुल देखो, 3-3 शब्द के फॉर्मूले हैं। करंट निकालने के लिए चार्ज अपॉन टाइम, विभवांतर निकालने के लिए कितना कार्य किया और कितना चार्ज लेकर गए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वैद्युत प्रतिरोध। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इस जगह ग्रुप डी में ज्यादा तेज होना पड़ता भैया। आजकल तो तेज हर चीज में होना पड़ रहा है। आप किसी कपड़े वाले की दुकान पर नौकरी लेने जाओ, तो भी पहले देखता है कि बंदा कितना एक्टिव है, कितना तेज है। फैक्ट्री में किसी वर्कर को भी उससे बात करके रेफरेंस क्या है उसका, उससे 10 मिनट बात करने के बाद लगाते हैं। तो खैर ही बस ये होता है, वैकेंसी ज्यादा होती है तो हमारी संभावनाएं बढ़ जाती हैं जॉब लेने की। वैकेंसी कम होती है, संभावनाएं कम होती है, तो मैं ज्यादा एक्सट्रीम में मेहनत करनी पड़ती है। तो ये तो फर्क पड़ता ही है। खैर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे तो खैर कुछ ना कुछ ऐसी चीज निकल ही जाएंगी। एनटीपीसी की कब आएंगे, एनटीपीसी का मुझे लग रहा है जल्दी ही। जो उन्होंने कैलेंडर दिया था शुरुआत में, उस कैलेंडर में क्या था मुझे अपने याद नहीं आ रहा कि उस कैलेंडर में उन्होंने डेट क्या दी थी। तो उसके मान लो कि जो भी डेट दी होगी उन्हें उसके 20-25 दिन के बाद तक आ जाना चाहिए। और रेलवे में भी आजकल आपको पता है घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, एक्सीडेंट वगैरह की। उसके पीछे कई जगह मैं देख रहा हूँ ये वजह भी आ रही है कि कुछ ना कुछ लोग ट्रेन को डीरेल करने के लिए, क्योंकि भारत में लोग इतने ज्यादा राजनीति के अंदर सन चुके हैं, वो कई बार बदनाम करने के लिए वैसा करते हैं। दूसरा, हमारा सिस्टम इतना बढ़िया नहीं है कि हम सेफ्टी पे इतना ध्यान दें। 2-4 घटनाएं हो जाएं तो कान पे जू नहीं रहेंगे कि मंत्री ऐसा लगेगा 1-2 तो हो ही जाती है, क्या बड़ी बात है। जब तक हाहुल्ला ना हो तब तक तो चाय पानी चली रहा है, सब तरह की चीजें है ना। चलो, अब हमने टाइम बहुत खराब कर लिया, आज की क्लास में 9 मिनट पूरे खराब हो गए हैं। तो जितनी हमें बात करनी थी हम आज कर चुके हैं, अब केवल हम पढ़ाई की बात करेंगे। अब यहाँ पे सब लिखा मैंने, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वैद्युत प्रतिरोध। देखो, जैसे आप कभी सड़क पर जब जाते होंगे, बाइक लेकर, गाड़ी लेकर, साइकिल लेकर, तो आपने देखा हो कि आपको अपने मार्ग में कुछ प्रतिरोध, कुछ रेजिस्टेंस, कुछ रुकावटें मिलती होंगी। सड़क पे जा रहे हैं, स्कूटी लेके जा रहे हैं, रास्ते में गड्ढा आ गया, स्पीड ब्रेकर ही आ गया, अभी मारा था कहीं से, तो भाई साहब रास्ते में वो कृष्ण जन आने वाली है ना, जन्माष्टमी, उसकी झांकी वाकी निकाल रहे होंगे,
इतनी पहले से उतनी रोड इतनी भीड़ भाड़ वाली है, उसमें पता नहीं कितने बाजे ये वो रतवत के साथ निकल रहा है, आधे घंटे की जगह खड़े रहे। तब रोड पे चलते हैं कई तरह की रुकावटें आती हैं, स्पीड ब्रेकर आ गया, गड्ढा मिल गया, कहीं पे आपको कुछ जाम मिल गया, कहीं पे पेड़ पड़ा हुआ है। तो जब हम चलते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाए किसी सड़क के, तो बहुत तरह की रुकावटें मिलती है। ऐसे ही जब किसी तार में करंट चलती है, बेटा किसी तार में करंट चलने का मतलब यह है कि उस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। भाई करंट कैसे बनती है? इलेक्ट्रॉनों के भागने से तो बनती है। आपको यहाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि किसी तार में करंट बनेगी इलेक्ट्रॉन्स के भागने से। तो बेटा किसी तार में करंट बनती है तो फ्री इलेक्ट्रॉन भाग रहे होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन भाग रहे होते हैं। तो उन फ्री इलेक्ट्रॉनों को भागते हुए कुछ मुसीबतें, कुछ परेशानी आती है। उस मुसीबत, उस परेशानी को हम कह देते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। आपको सर जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमें परेशानी मिलती है, हमें समझ में आ रहा है गड्ढा, स्पीड ब्रेकर, पत्थर पड़ा है, कोई पेड़ पड़ा है, लेकिन जब किसी तार में इलेक्ट्रॉन भागते हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों को भागते हुए कौन सा गड्ढा, कौन सा स्पीड ब्रेकर मिलता है, उन्हें कहां से मुसीबत मिलती है। तो यहाँ पे समझना ध्यान से। आपको हमने बताया था कि जैसे आपने किसी मेटल का एक तार लिया, धातु का, और ये जो बेटा तार जो है बहुत सारे एटम, परमाणुओं से मिलकर बना होगा, और इन एटम के बीच में गैप भी होता है। बहुत सारे एटम होंगे, अरबों खरबों की मात्रा में। इन एटम के अंदर होगा न्यूक्लियस, नाभिक, जिसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, है ना। अब देखो, अब मान लो कि यहाँ पे बेटा इस हरे रंग का न्यूक्लियस नाभिक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, तो बाहर वाली कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गया। अब मान लो कि इस वाले एटम से भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गया। बेटा जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो दो डॉट दिखाई दे रही है आपको फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा एटम के बीच में जो गैप है उसमें से भागेंगे, पर भागते समय ये इलेक्ट्रॉन जिन एटमों से निकले उन पर टक्कर भी तो मारेंगे, ये भाग तो रहे होंगे पर बीच में टक्कर भी मार रहे होंगे, तो भागते टक्कर भी लग रही होगी। तो ये बेटा जब फ्री इलेक्ट्रॉन जब भाग रहे होते हैं तार के अंदर, तो भागते समय खाली जो गैप उनसे भागते तो हैं, पर बीच में अगर एटम आ जाएगा तो उसमें टक्कर मार मार के आगे बढ़ेंगे। इवन ये बहुत सारे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, तो आपस में भी टकराते हैं। तो इनके लिए जो आपस में टक्कर लगना है, जो एटम पे टक्कर लगना है, यही टक्कर ही इनके लिए रुकावट, परेशानी है। और इसलिए आप एक बात ध्यान समझना, अगर आप कभी लोहे की दो चीजें ले, दो चीजें आपने ऐसे पकड़ी, लोहे की दो चीजें, उनमें लगातार टक्कर मारना, ऐसे टक्कर मारते रहना, मारते रहना, मारते रहना, कुछ देर के बाद चेक करना, आपको थोड़ा गर्माहट सी महसूस होगी, क्योंकि बेटा टक्कर लगने से, कोलिजन होने से हीट, गर्मी पैदा होती है। इसलिए जिस तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है ना, वो तार जल्दी गर्म हो जाते हैं। आगे चल के पढ़ेंगे कि जो हीटर का तार है कैसा लूं, लो रेजिस्टेंस का, निम्न प्रतिरोध का, कि हाई रेजिस्टेंस का। आप कहोगे सर मुझे हीटर का तार हाई रेजिस्टेंस का लेना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हीटर का तार जल्दी गर्म हो जाए। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तार का, उसमें टक्करें ज्यादा लगेंगी, तो जल्दी हीट पैदा हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध जो है, वो क्या है, तार के अंदर जब इलेक्ट्रॉन भाग रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जिन एटमों से बाहर निकले, जिन परमाणुओं से बाहर निकले, उन पर टक्कर मार मार के आगे बढ़ते हैं। तो टकराट जो टक्कर लग रही है वही इनके लिए रेजिस्टेंस, प्रतिरोध है। अब हमें क्लास में समझना है कि मैं मार्केट से कैसा तार खरीदूं कि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो, वहां टक्करें बहुत ज्यादा लगती हो, या मार्केट से कैसा तार खरीदूं कि उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो। तो कैसा तार खरीदना चाहिए, अब उस पाएंगे हम। देखो ये बेटा मेरे पास में एक तार है, इस तार की लंबाई मैंने ले ली कि एल है। तार की जो लंबाई है, थोड़ा सुंदर से बना देते हैं हम। तार की जो लंबाई है बेटा, वो मैंने ले ली एल। तार की लंबाई एल है, और इस तार का बेटा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यह है ए। तो एल क्या है, तार की लंबाई, एल है लेंथ ऑफ वायर, तार की लंबाई, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद क्षेत्रफल। तो बेटा एल तार की लंबाई है, ए एरिया क्रॉस सेक्शन। आपको सर तार की लंबाई तो समझ में आ रही है, भाई एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे के बीच की जो दूरी है वो तार की लंबाई है। भाई तार अगर इतना लंबा है तो कम लंबा है, इतना तो ज्यादा लंबा है, सिरे दूर दूर है उसके। पर ये एरिया क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद क्षेत्रफल, ये क्या बला है, ये समझाने के लिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। चलो ये कुछ हमें मिला है, देखो ये बेटा मान लो कि मेरे पास में एक तार है, तो इस सिरे से लेकर इस सिरे के बीच की दूरी होगी, तार की लंबाई होगी, यानी कि तार बहुत ही कम लंबा है, इस तार की लंबाई ज्यादा है, इस सिरे से सिरे के बीच में लंबाई है ज्यादा। अभी एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होता है बेटा, ये जो हमारा तार चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, जहां पे तार ये खत्म हुआ, तो आगे जो आपको गोलाई दिख रही है ना, ये इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है। यानी एरिया क्रॉस सेक्शन आपको बताता है तार की मोटाई के बारे में। अगर मैं कहूं कि मेरे पास दो तार हैं, कौन सा मोटा ज्यादा है, आपको सर ये वाला ज्यादा है, तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, यानी कि जिसकी मोटाई ज्यादा होगी उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कम है क्योंकि ये पतला है। तो एरिया क्रॉस सेक्शन जो होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इस आप तार की मोटाई से समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, अब हमारे पास में ये बेटा तार के मैंने ले लिया रेडियस, अगर मैं तार की रेडियस ए ले लूं तो इस एरिया क्रॉस सेक्शन को आप पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, सचिन कुमार वैकेंसी इंक्रीज होगी, इस बारे में बात कर चुके हैं पहले ही, और आपको शायद जोन चेंज करने का मौका मिलेगा। जैसे एएलपी में मिला था ना वैकेंसी भाई बढ़िया 5000, तो आपको जैसे एएलपी के अंदर मौका मिला वैसे ही आपको मौका मिलेगा इसके अंदर भी। ठीक है, अपना जोन चेंज करने का 2-4 दिन नोटिफिकेशन का वेट करो। तो बेटा किसी तार की लंबाई को मैं लिख रहा हूं एल से, एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, अगर मैं तार की रेडियस आर लूं तो एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं किसी तार का रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध, वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। बेटा किसी तार के रेजिस्टेंस को मैं लिख रहा हूं आर से, तो किसी तार का जो रेजिस्टेंस होता है ये लंबाई के होता है प्रोपोर्शनल, समानुपाती। इसका मतलब यह है कि तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उस तार का रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। अब कुछ सोचो, लंबा तार होगा तो इलेक्ट्रॉनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते समय बहुत ज्यादा टक्कर मार मार के आगे बढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे एटम रास्ते में मिलेंगे। तो जितना लंबा रास्ता होगा गड्ढे मिलने की संभावना उतनी ज्यादा होती है ना सड़क पे, वैसे यहाँ पर भी है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन भाग रहे होंगे तो उन इलेक्ट्रॉनों को भागते समय ज्यादा एटम पे टक्कर मार के आगे बढ़ेंगे, तो जितने तार की लंबाई ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन बेटा अगर
तार का जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया क्रॉस सेक्शन यानी कि तार की मोटाई के होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर तार मोटा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर तार मोटा होगा तो ऐसे तार में इलेक्ट्रॉन इजीली एक सिरे से दूसरे सिरे पर चले जाएंगे। तार पतला होगा, संकरा रास्ता होगा तो दिक्कत ज्यादा आएगी। तो तार का अगर मोटाई ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, मोटाई कम है तार पतला है तो रेजिस्टेंस होगा ज्यादा। तो तार का रेजिस्टेंस लंबाई के समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, लंबाई ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, लेकिन मोटाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि पतले तार का रेजिस्टेंस कैसा होगा ज्यादा। अगर आप इन इक्वेशन दोनों को देखो तो आपको एक बात देखने को मिलेगी, मैं सिर्फ यहाँ पे ना यहाँ लिख देते हैं। देखो बेटा एक चीज में क्या देखने को मिल रही है, अगर तार की लंबाई ज्यादा हो तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लंबा तार प्रतिरोध ज्यादा, दोनों एक ही लाइन में समानुपाती है, तार लंबा रेजिस्टेंस ज्यादा। तार पतला हो नीचे की वैल्यू कम तो भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तार लंबा रेजिस्टेंस ज्यादा, तार पतला रेजिस्टेंस ज्यादा, और तार लंबा और पतला दोनों ही हो तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा। तो कैसे तार का रेजिस्टेंस, कैसे तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा, जो लंबा और पतला तार होगा। तो आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि लॉन्ग एंड थिन वायर, लॉन्ग एंड थिन वायर हैज लार्जर रेजिस्टेंस। लंबे और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है, लंबे और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। यानी बेटा तार जितना लंबा और पतला होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए आप सोचो, दिमाग लगा के, दिमाग आंखें बंद करके फील करना कि बहुत ही लंबा अगर पतला तार हो ना तो बेटा लंबे पतले तार बहुत जल्दी गर्म होकर फूक जाते हैं। क्यों? लंबे पतले तार का रेजिस्टेंस ज्यादा, तार का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसमें टक्कर उतनी ज्यादा लग रही होगी, गर्मी उतनी ज्यादा पैदा होगी, तार जल्दी जल जाएगा। तो लंबे और पतले तार का रेजिस्टेंस होता है ज्यादा। तो बेटा अगर तार की लंबाई कम हो, तार छोटा हो तो रेजिस्टेंस कम होगा, मोटा हो नीचे की वैल्यू ज्यादा तो भी कम होगा। तो छोटे और मोटे तार का रेजिस्टेंस होता है कम। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, शॉर्ट एंड थिक वायर, शॉर्ट एंड थिक वायर हैज लोअर रेजिस्टेंस। हिंदी लिखेंगे, छोटे और मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, छोटे और मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। यानी लंबे पतले तार का रेजिस्टेंस होता है ज्यादा, छोटे मोटे का होता है कम। तो तार का रेजिस्टेंस एक तार की लंबाई पर डिपेंड कर रहा है, तार की मोटाई पर डिपेंड कर रहा है। अभी एक आध चीज और भी करेगा, अभी आगे आएगा, ठीक है। अब बेटा इक्वेशन 1 और 2 को मिलाते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 अगर बेटा हम दोनों इक्वेशन को मिला दें तो रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल है लंबाई के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोटाई के। लंबाई के समानुपाती, मोटाई के वितरणानुपाती। अगर मैं प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाऊंगा, समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो बेटा एक कांस्टेंट आएगा, उसे मिलते हैं रो से। तो हमारा फॉर्मूला बन गया R इक्वल टू रो L बाई ए। अब ये रो क्या वाला है, पूरी कहानी इसके आसपास घूमेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस फॉर्मूले में ये रो। इस बेटा रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, जैसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हिंदी में हम कहते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। पेपर में दोनों नाम यूज होते हैं इसके, प्रतिरोधकता भी लिखता है और विशिष्ट प्रतिरोध भी लिखता है, तो दोनों नाम याद रखना। अब ये रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता किस लिए आया उसे बड़े ध्यान समझना। इससे 2-3 लाइनें लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। ट्रांसमिशन में वायर एयर में होता है तो एयर से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा क्या? अरे इलेक्ट्रॉन तो भाई तार के अंदर चल रहा है, रेजिस्टेंस तार का है, एयर में थोड़े ना चल रहे हैं। अगर देखो अब रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L बाई ए। ये बेटा रो प्रतिरोधकता जो है ये कैसे आया इसे समझना ध्यान से। बेटा किसी तार का जो रेजिस्टेंस है उसकी लंबाई पर डिपेंड कर रहा है तो लंबाई के लिए L आ गया, उसकी मोटाई पर डिपेंड कर रहा है एरिया क्रॉस सेक्शन पे तो A आ गया, लंबाई और मोटाई दोनों आ गया। लेकिन बेटा ये जो रो लिखा मैंने यहाँ पे रो, ये पता किस लिए आया? अब मैं खुद बताओ, तार का जो रेजिस्टेंस है मैंने कि लंबाई मोटाई पर डिपेंड कर रहा है। मैं उतना ही लंबा मोटा तार ले लूं लोहे का, उतना ही लंबा मोटा ले लूं कॉपर का, क्या दोनों का रेजिस्टेंस सेम होता होगा? नहीं। रेजिस्टेंस इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने मटेरियल कौन सा यूज किया। आपने उतना ही लंबा मोटा तार लोहे का लिया है या उतना ही लंबा मोटा आपने कॉपर का लिया है। अगर क्यों लंबाई मोटा ही इंपॉर्टेंट होती तो हम घरों में वायरिंग कॉपर के तार की ना करते, हम तो लोहे के तार करते, लोहा सस्ता है कॉपर के मुकाबले। तो ये जो बेटा रेजिस्टिविटी है, जो प्रतिरोधकता है, ये क्या है? ये प्रतिरोधकता जो है वो आई इसलिए क्योंकि ये डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी जो है प्रतिरोधकता जो है ये नेचर ऑफ मटेरियल, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता जो होती है वो मटेरियल के लिए आई है कि रेजिस्टेंस जो है वो लंबाई पे भी डिपेंड करता है, मोटाई पे भी, और ये किसके लिए? मटेरियल के लिए। तो प्रतिरोधकता जो है जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कह रहे हैं, इसे लंबाई मोटाई से कोई मतलब नहीं है। आप कॉपर का तार लंबा छोटा मोटा करते रहो पूरी जिंदगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कॉपर से आप लोहे का तार लेके आ जाओगे तो लोहे की रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता अलग होगी। उतनी लंबाई मोटाई में लोहे के तार में करंट को फ्लो करते समय अलग माहौल बनेगा और उतनी लंबाई मोटाई में कॉपर में, तांबे में अलग माहौल बनेगा। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो रेजिस्टिविटी है प्रतिरोधकता है किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? हम कहेंगे रेजिस्टिविटी तार की लंबाई मोटाई पर डिपेंड नहीं करती क्योंकि तार के पदार्थ का गुण है, ये पदार्थ का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, उसका अभिलक्षण गुण है कि उसके डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करेगा। ये केवल इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने मटेरियल कौन सा लिया है। तो आप लिखेंगे हम 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट। एक लिखेंगे रेजिस्टिविटी, जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ वायर एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हिंदी में लिखेंगे प्रतिरोधकता तार की लंबाई
प्रतिरोधकता तार की लंबाई, प्रतिरोधकता तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। तो रेजिस्टिविटी को बेटा तार की लंबाई मोटाई से मतलब नहीं है। पेपर ध्यान से पढ़ लेना कि पेपर में रेजिस्टेंस प्रतिरोध पूछ रहा है कि प्रतिरोधकता, तो तार का जो प्रतिरोध है तार की लंबाई मोटाई मटेरियल सब पर डिपेंड करता है, लेकिन जो प्रतिरोधकता स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध ये लंबाई मोटाई पर डिपेंड नहीं करता। क्या लिखेंगे? रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन material of wire, resistivity depends on material of wire and its depends on material of wire and its temperature। प्रतिरोधकता तार की लंबाई, तार के पदार्थ, प्रतिरोधकता तार के पदार्थ और उसके तापमान पर निर्भर करती है। रेजिस्टिविटी जो है वो इस बात पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ वायर, तार के पदार्थ पर और उसके तापमान पर। तो रेजिस्टिविटी जो है उसके लिए मटेरियल इंपॉर्टेंट। आपने सोने का तार लिया कि चांदी का लिया कि कॉपर का लिया, किसका लिया है? जैसे मैं भी 2-3 इंपॉर्टेंट कुछ वैल्यू मैं आपको लिखाऊंगा अभी, ठीक है, वो आप ध्यान भी रखना। उससे पहले अगर मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि बेटा जो रेजिस्टेंस होता है ना, इसकी एसआई यूनिट, इसका एसआई मात्रक होता है ओम, सिंबल बनाते हैं ऐसे ओम। रेजिस्टेंस का बेटा मात्रक है ओम। आप मुझे बताओ कि जो रेजिस्टिविटी है प्रतिरोधकता, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कुछ मेरे पास में आ रही है वैल्यू। जितने बच्चे लिख रहे हैं उनका गलत, जो लिख रहे हैं ओम मीटर उन सबका सही है। बहुत समय दिया मैंने आपको इस क्वेश्चन करने का, यहां देखना बेटा। रेजिस्टेंस जो है इसका फॉर्मूला है रो एल बाई ए। फिर आपको रो क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा आर ए बाई एल। आपको इसकी यूनिट निकालनी है, इसका ऐसा ही मात्रक निकालना है। तो रेजिस्टेंस को हम नापते हैं ओम में, एरिया को नापते हैं मीटर स्क्वायर में, और लंबाई को किसमें नापते हैं? मीटर में। तो मीटर से 1 मीटर कट गया तो केवल क्या बचेगा? ओम मीटर। तो इसकी यूनिट बनेगी ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी जो है इसकी यूनिट बनती है ओम मीटर बनती है। तो रेजिस्टेंस ओम, रेजिस्टिविटी ओम मीटर। जैसे मैंने भी आपसे कहा कि रेजिस्टिविटी जो है अलग अलग मटेरियल की जो है वो अलग अलग होती है। जैसे आप 2-3 अगर लिखना चाहो, जैसे बेटा जो सिल्वर है, सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी होती है 1.60 गुणा 10⁻⁸ ओम मीटर। ये सिल्वर की है, सबसे कम मेटल की रेजिस्टिविटी सिल्वर की होती है। सिल्वर जो है कम से कम प्रतिरोध देता है करंट को, बढ़िया कंडक्टर है, बढ़िया चालक है, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर मैं बात करूं कॉपर तांबे की, तो कॉपर होता है 1.69 गुणा 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। तो हमारे पास में जो बेटा कॉपर है, जो तांबा, इसकी होती है 1.69 गुणा 10⁻⁸। अगर एक चीज आप ध्यान से देखो, पावर तो सेम ही है, बस कॉपर की रेजिस्टिविटी हल्की सी ज्यादा है, 1.60 से 1.69 हुई, तो ज्यादा बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी है नहीं कि बहुत ज्यादा प्रतिरोधकता हो कि करंट को चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो, लेकिन इसके मुकाबले काफी सस्ता है, तो इसलिए कॉपर का हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी प्रेशर नहीं, प्रेशर पर नहीं डिपेंड करती, मटेरियल क्या है और टेम्परेचर क्या है। हाँ, अगर प्रेशर वगैरह बढ़ाने से, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो उस टेम्परेचर वाले फैक्टर से फर्क पड़ जाएगा। वैसे प्रेशर वगैरह कोई फर्क नहीं है। एक आप लिखेंगे इसमें कार्बन की 3.5 गुणा 10⁻⁵ ओम मीटर। तो 2-3 आप याद कर लेना इसमें। एक पेपर में टीपीओ, और एक पेपर क्या था, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, जो एसएससी वाला था, उसमें कार्बन की पूछ ली थी उसने। वैसे नॉर्मली सिल्वर की पूछ लेता रेलवे वगैरह में, है ना। तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी आप याद रखेंगे। तो अलग अलग की रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता अलग अलग होती है।
यहाँ देखना बेटा, थोड़ा सा रजिस्टिविटी को हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा R इज इक्वल टू रो L बाई ए। देखो रजिस्टिविटी की इंपॉर्टेंस क्यों है। अगर कभी मुझे दो मेटल के बारे में पता करना हो कि ये कॉपर है और ये सिल्वर चांदी है, एक चांदी एक तांबा, तो इनमें ज्यादा बढ़िया मेटल कौन सा है करंट पास कराने के लिए, तो मैं उन दोनों मेटल में जब कंपेयर करूंगा तो उनकी रजिस्टिविटी, उनकी प्रतिरोधकता देखूंगा। क्यों? देखो रजिस्टिविटी समझने की कोशिश करना बेटा। मैंने अगर मैं काम करूं, अगर मैं एक तार लूं जिसकी लंबाई में फिक्स कर लूं 1 मीटर, तो मैंने 1 मीटर तार ले लिया लंबा और उसका एरिया ले लिया 1 मीटर स्क्वायर। तार की लंबाई 1 मीटर ले ली, एरिया ले लिया 1 मीटर स्क्वायर, तो मैंने 1 मीटर लंबा तार लिया और उसका एरिया ले लिया 1 मीटर स्क्वायर का। बेटा ये भी 1 मीटर और ये भी 1, तो दोनों आर किसके बराबर हो जाएगा? रो का, रो के बराबर। यानी अगर आप बड़े ध्यान समझो कि बेटा रजिस्टिविटी प्रतिरोधकता क्या है। बेटा रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही तो है, प्रतिरोधकता प्रतिरोध ही है, लेकिन उस तार का जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। तो मैंने क्या किया, 1 मीटर लंबा तार लिया जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, इसका जो भी रेजिस्टेंस प्रतिरोध आया उसे मैंने इसकी रजिस्टिविटी कह दी। अब मैंने अगला तार ले लिया कॉपर का 1 मीटर लंबा 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाला, इसका जो भी रेजिस्टेंस आया उसे मैंने इसकी रजिस्टिविटी कह दी। फिर ले लिया लोहे का, फिर सोने का, अलग अलग ले लिया। तो सारे मैंने 50 तरह के तार लिए, सबकी लंबाई 1 मीटर रखी, सबका एरिया भी फिक्स रखा 1 मीटर स्क्वायर, तो सबका रेजिस्टेंस अलग अलग आया। तो लंबाई भी सेम थी, मोटाई भी सेम थी, यानी अलग अलग क्यों आ रहा है? यानी क्योंकि मेटेरियल का भी फर्क पड़ रहा है। तो 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाले तार का जो भी रेजिस्टेंस होगा वही इसकी रजिस्टिविटी कहलाएगी। अगर रजिस्टिविटी का फायदा क्या होगा, अगर मेरे पास में दो मेटल में पूछूं कि कौन सा बढ़िया है, आप देख लो जिसकी रजिस्टिविटी कम है वो बढ़िया है। रेजिस्टेंस से आप नहीं बता सकते कि बढ़िया बेकार के बारे में। क्यों? आपने मान लो कि बेटा कॉपर का तार तो ले लिया बहुत ही लंबा पतला और लोहे का ले लिया छोटा मोटा, तो छोटे मोटे तार का रेजिस्टेंस तो कम होता है। तो अगर आप लोहे का छोटा मोटा तार ले लोगे तो उसका रेजिस्टेंस तो कम आएगा, और कॉपर का लंबा पतला ले लोगे उसका ज्यादा आएगा। तो आपको लगेगा लोहा तो बढ़िया है, तो आप लोहे को बढ़िया मान के घर में सारी वायरिंग जो है लोहे की कर दोगे। गड़बड़ हो जाएगा भाई। आप कंपेयर तभी तो करोगे ना जब दोनों की लंबाई और मोटाई बराबर हो। जब कंपेयर करके देखो कि किसका रेजिस्टेंस कम आ रहा है वो बढ़िया है। भाई जैसे मैं आपसे कहूं भाई मेरे महीने की मेरी जो है, मैंने कहा मेरे महीने की सैलरी 2 लाख रुपए महीना है, मैंने क्या दिया। एक कोई बंदा आया, उसने कहा मेरी जो साल की जो सैलरी पर एनम जो मेरा पैकेज है, मेरी साल की सैलरी जो है वो है 9 लाख रुपए महीना, सॉरी 9 लाख रुपए साल की सैलरी। तो मैंने कहा कि मेरी सैलरी महीने की 2 लाख रुपए है, उसने कहा कि मेरी 9 लाख रुपए साल की है। तो अभी थोड़ा भाई साहब देखो कितने पैसे कमाता है बंदा, तो बड़ा बेहतरीन है यार, बहुत मेहनत की है इसने, 9 लाख रुपए कमा रहा है, देखो 2 लाख ही कमा रहा है। भैया देखो ना महीने के 2 हैं तो 12 महीने के तो 24 हो जाएंगे। समझ रहे बात को? तो आप कंपेयर कब करोगे? बराबर पे तो करोगे। भाई अगर आपने उसके साल के देखे 9 लाख तो इधर के तो साल के ही देखने पड़ेंगे, या अगर आपने इसके महीने के देखे 2 लाख तो उसके महीने के निकालो कितने बनेंगे। तो जब भी आप कंपैरिजन करते हैं वो सेम लेवल पे करते हैं। तो अगर आपको दो तारों के बारे में पता करना है, दो मेटेरियल के बारे में पता करना है, कौन बढ़िया कौन बेकार है, तो रजिस्टिविटी ज्यादा बढ़िया आपको आइडिया देगी। क्योंकि रजिस्टिविटी जब आप चेक करोगे तो दोनों तारों की लंबाई मोटाई तो आपने सेम ही रखी है, बस मेटेरियल का फर्क आएगा। तो जिस मेटेरियल की रजिस्टिविटी कम यानी कि बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इसलिए रजिस्टिविटी की आवश्यकता है। तो रजिस्टिविटी जो है उस पर देखो लंबाई मोटाई का फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। जब हम रजिस्टिविटी निकालते हैं तो हमने क्या किया था, सारे तार ही और सारे तार की मोटाई जो है सेम ली थी, 1 मीटर लंबाई ली थी, सबका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर लिया था, तो लंबाई मोटाई तो हमने पहले से सेम ले रखी है। हाँ मैं भी करता हूँ गर्दन को रिलैक्स। एक बच्चे ने एक दिन मुझे बताई थी होम्योपैथिक की दवाई सर्वाइकल के लिए, शायद इसी बैच की बात है, वो शायद मैं आज लेके आऊंगा। मैंने उसे एक दिन देखा था मैंने अमेजन पे, तो 5-6 दिन दिखा रहा था, तो मैंने सोचा कि यहीं से ले लेते हैं। इससे पहले भी एक बार क्या हुआ था, मेरे ना पैर में डील हो गई थी, पता नहीं आप लोगों को डील पता है कि नहीं पता है। जैसे ना पैर होता है ना, आपका कहीं पैर मान लो किसी ईंट पे कहीं कंकड़ पत्थर पे दब जाता है ना, गांव वाले लोगों को ज्यादा होता है, तो पैर में पॉइंट जब दबने लगता है तो पैर में कैसे अंदर ही अंदर एक कुछ इंटरनली एक जख्म सा बन जाता है, जैसे आप थोड़ा दबाओगे तो दर्द सा होगा अंदर ही अंदर। तो डील के लिए कई बार चीरा लगा के डॉक्टर उसकी जड़ से बाहर निकालता है, तो जाके ठीक होता है। पट्टी वट्टी का भी इतना नहीं होता, उसमें कुछ और अलग भी आती है, कुछ टेप आती है अलग टाइप की, उससे निकलता है। मैंने कई अप्लाई किए ऐसे, मैंने क्लास में जिक्र किया, मेरठ ऑफलाइन सेंटर में पढ़ा रहा था मैं तब। तो बच्चे ने बताया, फिर मुझे एक दवाई बताई वर्टेक्स फोर्ट करके होम्योपैथिक की, मैंने एक सीसी पी, बस वो अपने आप से जड़ से बिल्कुल बाहर हो गया, कोई चीरा टाका लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो पहला एक्सपीरियंस मेरा बढ़िया रहा होम्योपैथिक दवाई पे। तो मैंने सोचा कि चलो पहले किसी स्टूडेंट ने बताया था तब भी भला हुआ था, इस बार फिर ट्राई कर लेंगे। सर जी टेक्नीशियन में आईटी वालों के ज्यादा चांस है क्या सिलेक्शन में? ये हमें नहीं पता किसके चांस कम है किसके ज्यादा है, ये कैलकुलेशन भैया खुद लगाया करो ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या बेटा मैंने क्या कहा। अच्छा अब यहाँ पे हम एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं छोटे मोटे से। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 करो। हाँ गोरखो कह रहा है, गोरखो, हाँ ऐसे भी कुछ कहते हैं शायद उसे। हमारे डील करते, डील हो गई। देखो इसने कहा है लंबाई एल और त्रिज्या आर के एक बेलनाकार तार का प्रतिरोध आर है। तो हमने एक तार लिया, ब्लैक कलर ज्यादा बढ़िया लगेगा इसमें शायद। तो तार जो है इसकी लंबाई एल है और रेडियस क्या है बेटा इसकी आर, तो इसका रेजिस्टेंस है आर।
डिस्टेंस क्या होता है रो एल बाई ए, और ए की जगह पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, आपको बताया था मैंने। उसी सामग्री के दूसरे तार का प्रतिरोध लेकिन लंबाई दुगनी और त्रिज्या भी दुगनी है। बेटा देखो दोनों तार जो है सेम मटेरियल के हैं। अब मुझे बताओ भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है रो एल बाई ए, एक जगह मैं लिख रहा हूँ पाई आर स्क्वायर। अब बेटा समझना कि ये कह रहा है कि दोनों तार जो है सेम ही मटेरियल के हैं, यानी अगर पहला कॉपर का तो दूसरा भी कॉपर का है, पहला लोहे का तो दूसरा भी लोहे का ही है। अब दोनों तार जो बेटा सेम मटेरियल के, तो दोनों की रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता तो सेम ही होगी, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम आएगी ना, दोनों तार सेम ही मटेरियल के हैं, तो रो तो दोनों के लिए सेम हो गया। पाई क्या है तो कांस्टेंट है 22/7 न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी सेम रहेगी, इसे भी हटा दो। अब बचा एल और आर, तो दूसरे तार की बेटा लंबाई दुगनी, लंबाई दुगनी है तो यहाँ पे दो फैक्टर आ गया डबल, और क्या त्रिज्या भी दुगनी है तो रेडियस भी दुगनी है, रेडियस लिखा है नीचे लेकिन रेडियस पे स्क्वायर भी है, तो दो के ऊपर स्क्वायर करेंगे, रेडियस दुगनी है तो दोनों के लिए दो आया, दो का स्क्वायर हो गया, तो आया बेटा दो, दो दूनी चार, तो यहाँ पे हो गया हाफ, यानी कि जो दूसरा तार होगा इसका रेजिस्टेंस पहले का हाफ बनेगा, हाफ। तो उस सामग्री के तार का प्रतिरोध जिसकी लंबाई दुगनी है और त्रिज्या क्या है बेटा दुगनी है, तो उसका रेजिस्टेंस पहले वाले का आधा बनेगा, जिसका डी है उसका ठीक है, ए वाला गलत है। समझ रहे बात को? यानी अगर बड़े ध्यान समझें, तार की लंबाई दुगनी कर दी, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि लंबाई दुगनी कर दी, आधी कर दी, त्रिज्या आधी कर दी, 4 गुना कर दी, इस बात का बस ध्यान रखो कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास में दोनों तार सेम सामग्री की लेगा, वो रेजिस्टिविटी दोनों की सेम आएगी, प्रतिरोधकता मटेरियल पे डिपेंड करती है। पाई बेटा कांस्टेंट है, हटा दो, लंबाई कितनी करी उतना लिख दो, रेडियस जितनी करेगा उसका स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा हमारे पास में सीधे सीधे। जब भी पेपर में दो तारों में कंपेयर कराएगा आपको ऐसे ही करना है। अच्छा दूसरी चीज यहां देखना, आपसे क्या दे, एक तार की जो लंबाई है वो एल है और रेडियस है आर, ये कॉपर का तार है, दूसरा तार और है, इस तार की जो रेडियस है वो आधी है और लंबाई दुगनी है, ये भी कॉपर का तार है, तो अगर पहले वाले तार का रेजिस्टेंस आर है तो दूसरे का कितना होगा? अगर तार की लंबाई डबल हो दूसरे वाले की और रेडियस आधी हो तो इस तार का रेजिस्टेंस पहले कितने गुना होगा? करो ये। अब देखो जब भी बेटा दो तारों में कंपेयर करेगा, हमने क्या किया कि रेजिस्टेंस पूछ रहा है कितने, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखो रो एल बाई ए, जब रेडियस का जिक्र करेगा तो ए की जगह पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दोनों तार ही कॉपर के हैं तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी, पाई तो कांस्टेंट है इसे हटा दो, लंबाई कितने की दुगनी तो दो लिख दो ऊपर, रेडियस बेटा की आधी, रेडियस फॉर्मूला में नीचे लिखा, रेडियस की आधी तो आधा लिखेंगे और रेडियस पे स्क्वायर भी है, तो हो गया 2 1/4, तो बेटा बटे का बटा ऊपर जाके कितना हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, ये तो हो जाएगा 2 चौक 8 गुना। ये जो दूसरा तार होगा इसका रेजिस्टेंस पहले वाले का 8 गुना होगा, 8 टाइम्स। 8 किसका है, जान वाला 2 लिखा गलत हो गया, सुलेमान सुमन का ठीक है, आशीष शुभम जयदेव गुरु सुमन पोल आदिल राजा रोहित केशरी, इन सबका 8 आ रहा है 8 गुना, तो इन सबका ठीक है। लालाराम 8 गुना जो बच्चे बता रहे हैं उन सबका एकदम सही है। अच्छा दूसरी चीज रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में, ताकि पेपर में कंफ्यूज ना हो, हम यहाँ पे कंपेयर करने के लिए आपके सामने लिख देते हैं। रेजिस्टेंस को बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्रतिरोध को रेजिस्टेंस, प्रतिरोध जिसे हम आर से लिखते हैं, रेजिस्टिविटी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रतिरोधकता, इसे लिख रहे हैं, इसे रो से लिखते हैं। तो बेटा मैंने क्या बोला कि रेजिस्टेंस जो है वो तार की लंबाई पे भी डिपेंड करता है, तार की मोटाई पे भी डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस मटेरियल क्या है, पदार्थ क्या उस पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे भी। लेकिन रेजिस्टिविटी को तार की लंबाई और मोटाई से कोई मतलब नहीं है, ये डिपेंड करती है कि मटेरियल कौन सा लिया आपने, सोना की चांदी, और टेम्परेचर क्या है। दूसरा इसकी हमने यूनिट पढ़ी ऐसा ही मात्रक, तो इसका आया था ओम, सिंबल आया था ये, और इसकी जो ऐसा यूनिट आई थी वो आई थी ओम मीटर। अब इतना कंपेरिजन आई होप कि ठीक है, इनसे अगर हमें कुछ क्वेश्चन मिल जाए तो हम देखते, नहीं तो दूसरी पीडीएफ खोलनी पड़ेगी, अभी उसमें तो हमारे पास में है। अच्छा कल क्वेश्चन में ढूंढ रहा था, मिल गया ये। एक ये भी कराएंगे, दो तीन क्वेश्चन मिल गए इसमें काम के, बढ़िया है। ये करो, करेंगे क्वेश्चन। और कुछ आंसर हमारे पास में आ रहा है, राहुल कुमार, सुलेमान, एजाज मोला, सुमन यादव, प्रज्वल ने लिखा है
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। पहले लिखा कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। किसी सामग्री की प्रतिरोधकता सामग्री की प्रकृति पर, बिल्कुल ठीक है बेटा। रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करती है, नेचर क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करेगी, बिल्कुल सही लिखा है। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया क्रॉस सेक्शन। किसी सामग्री की प्रतिरोधकता क्रॉस सेक्शनल एरिया से स्वतंत्र है। देखो बेटा, देखो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस नहीं लिखा है, रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता। तो रेजिस्टिविटी लंबाई मोटाई पर डिपेंड करती नहीं है, तो रेजिस्टिविटी तो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, चाहे लंबाई पूछ ले चाहे एरिया क्रॉस सेक्शन मोटाई पूछ ले। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है भाई। रेजिस्टिविटी देखो, रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करती है, तो किस पर डिपेंडेंट है? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल इज वेदर इट इज कॉपर और आयरन और गोल्ड, तो इस बात पर डिपेंड करेगी लोहा सोना चांदी आपने क्या लिया, उस बात पे इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है कि उसकी मोटाई क्या है। ये बात बिल्कुल सही लिखी है। रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर मेटल इज मोर देन, नहीं बेटा, जो मेटल होते हैं रेजिस्टिविटी उनकी होती है सबसे कम मेटल्स की। जो अलॉयज होते हैं जैसे नाइक्रोम है, या आपको मैंने बताया नाइक्रोम इसका मीटर का तार बनाते हैं, रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है मेटल के मुकाबले। तो मेटल में सबसे कम किसकी होती है? कॉपर की। तो ये इसने गलत लिख दिया कि प्योर मेटल की ज्यादा होती है, अलॉय की ज्यादा होती है। तो ए और बी ठीक है, यानी जिन्होंने डी ऑप्शन लिखा उनका एकदम बिल्कुल ठीक आंसर है, बाकी गलत है। अब आते हैं, 2-3 क्वेश्चन हमें मिल गए थे इसमें बीच में काम के। अच्छा, अब मेरे पास ना इतनी ज्यादा पीडीएफ हो गई है, अब मेरे लिए ना याद रखना बड़ा मुश्किल सा काम हो गया है। जब शुरू में पढ़ाना शुरू किया था ना, तो कम चीजें होती थी, कम कंफ्यूजन, ज्यादा चीजें ज्यादा कंफ्यूजन। यही पढ़ने वालों के साथ भी है, जो पढ़ता नहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, पढ़ने वालों को डाउट तभी आते हैं। राजीव गिरी भाई आपको कमेंट दिख रहा है, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, कमेंट पे कम ध्यान दो, ठीक है। इसमें लिखा है व्हाट एनेबल्स एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन ए सर्किट। किसी परिपथ में वैद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? तो हमने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाते समय बताया भी था कि किसी भी तार में जो करंट बनती है फ्री इलेक्ट्रॉन के भागने से बनती है। इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस नाभिक के अंदर ही बैठे होते हैं, ये भागते नहीं है, और ये पॉजिट्रॉन तो जबरदस्ती लिख दिया उन्होंने। तो आंसर क्या बनेगा इसका? बी ऑप्शन। ठीक, ये आसान क्वेश्चन था इसलिए मैं इसमें ज्यादा कमेंट आपके नहीं ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 18 करना। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है 18 पर, वहां पे लैंग्वेज अलग थी, ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। ये वाला करो, गुरु शुभम राहुल सुलेमान जोयदेव सतीश सुखविंदर सुमन पॉल, करो सब ये। इसमें लिखा है द नेट चार्ज ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, धारावाही चालक पर शुद्ध आवेश कितना होता है। बेटा हमने क्लास में आपको पढ़ाया था, एक अभी कल या परसों क्वेश्चन आया था कि अगर किसी तार से करंट पास कर रही हो तो नेगेटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिवली होगा कि न्यूट्रल उदासीन होगा। तो मैंने बताया था कि जब किसी तार से करंट फ्लो कर रही होती है ना, तो करंट फ्लो करते समय भी वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। न्यूट्रल यानी कि नेट चार्ज 0 होगा उस पर। आया था ना क्वेश्चन ये, मैंने आपको बताया था भाई किसी तार में करंट चल रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन के भागने से बनती तो है करंट, पर फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं? एटम से बाहर निकलते हैं, और एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर प्रोटॉन 10 हैं तो बाहर इलेक्ट्रॉन 10 ही चक्कर काट रहे होंगे, बस उन 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, 8 अभी भी चक्कर लगा रहे हैं, 2 बाहर आ गए, इलेक्ट्रॉन टोटल 10 ही है, प्रोटॉन भी 10, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव। पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने ये, लेकिन थोड़े से लैंग्वेज बदलते आपके हाथ पैर फूल गए। आंसर है इसका सी ऑप्शन 0। जो बच्चों ने वो वाला क्वेश्चन करके ये नहीं कर पाए, समझ जाना कि वो सरकारी नौकरी से दूर हैं। जू के तो वही शब्द नहीं आते पेपर में भाई, क्लास में जो पढ़ के जाओगे जू के तो शब्द आते हैं 100 में से 30 क्वेश्चन के। अगले 30-35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आपने पढ़ा है हल्की सी लैंग्वेज चेंज कर देगा, या ऑप्शन की लैंग्वेज चेंज कर देगा। क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है, धारावाही चालक जो होता है, उस पर कितना चार्ज होता है, वो क्या होता है? वो धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, उदासीन, न्यूट्रल। और यहाँ पर उसने क्या पूछ लिया, बस नेट चार्ज कितना होगा, वो न्यूट्रल है, उदासीन है तो नेट चार्ज तो 0 होगा। हालात ठीक नहीं लग रहे मुझे, जितने बच्चों ने इसका आंसर ए डी बी जो भी बता रहे हैं, बस फर्जी खुश हो जाओ, ऐसे कि हम तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी बढ़ेगी तो नौकरी लग जाएगी। तो ये फर्जी क्वेश्चन भी आ रखा है पेपर में। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर नहीं होती, एम्पियर होती है। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, पढ़ के जाओ नहीं पढ़ के जाओ सब करके आएंगे, ये केवल कट ऑफ बढ़ाने के लिए होते हैं। दो तीन क्वेश्चन ये करो। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है हमारे से, ये क्वेश्चन नंबर 25 में कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर डिपेंड ऑन, तो ध्यान से पढ़ना है में कि रेजिस्टेंस पूछ रहा है कि रेजिस्टिविटी, प्रतिरोध है कि प्रतिरोधकता। प्रतिरोध पूछ रहा है तो कह रहा है कि प्रतिरोध किसी धातु के चालक का प्रतिरोध किस पर डिपेंड करेगा? तो बेटा प्रतिरोध लंबाई पर भी डिपेंड करता है, मोटाई पे भी, टेम्परेचर पे भी। तो आंसर बनेगा इसका डी ऑप्शन। तो डी इज करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन है
इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर, जो चालक के आकार रूप से स्वतंत्र है, तो रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता। रेजिस्टिविटी लंबाई मोटाई पर डिपेंड नहीं करती है, चालक का रूप आकार क्या है, उसकी लंबाई मोटाई क्या है, उस पर डिपेंड नहीं करती है। कंडक्टेंस चालकता भी लिखवाएंगे आपको 2 मिनट बाद, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए फटाफट कर रहा हूँ ना। ये मैं सोचना गुरुजी फटाफट स्पीड से क्यों निपटा रहे हैं, क्योंकि वैल्यू इतनी है बस, इससे ज्यादा सम्मान देने लायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर मेटल डिपेंड्स ऑन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तांबे के धातु की प्रतिरोधकता निम्नलिखित कारकों में से किसी एक पर निर्भर करती है। बेटा प्रतिरोधकता डिपेंड करती है केवल किस पे, मटेरियल पर और टेम्परेचर पे। मटेरियल तो बताई दिया उसने, तांबे का तार है, तो क्या बचा, टेम्परेचर। लंबाई मोटाई से मतलब नहीं है, आंसर बनेगा सी ऑप्शन। आसानी है खैर, चलो अब एक क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे। बेटा मेरे पास में एक वायर है, मान लो कि मेरे पास बेटा एक वायर है ये, और मेरा क्वेश्चन ये है कि बेटा मेरे पास जो वायर है इसकी रेजिस्टिविटी, इसकी प्रतिरोधकता है रो। रेजिस्टिविटी इसकी रो है, प्रतिरोधकता। अगर मैं इस तार को 4 बराबर हिस्सों में काट दूं, अगर इस तार को 4 बराबर हिस्सों में काट दिया है, 1 2 3 4, तो हर हिस्से की रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी आपको बताना है। एक तार है, इस तार की रेजिस्टिविटी रो है, अगर इसे 4 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो हर हिस्से की रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता कितनी होगी, ये आपको बताना है। देखो जितने बच्चे लिख रहे हैं सेम उनका ठीक है, बाकी जो लिख रहे हैं रो बाई 4 उन सबका गलत है। बेटा देखो क्वेश्चन में ऐसे ही तो होता है, ये आपको ऐसे ही गुमराह करेगा, हल्की सी लैंग्वेज बदलेगा, और जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे उनके हाथ पैर फूल जाएंगे। अभी आप रटा मारा हुआ क्वेश्चन आ गया कि रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता क्या लंबाई मोटाई पर डिपेंड करती है, आप लिख दो ये नहीं करती। तो जब आप कह रहे हो कि रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता लंबाई मोटाई पर डिपेंड करती नहीं है, वो तो मेटेरियल पर डिपेंड करती है। अगर ये तार कॉपर का है, इसके आप 4 टुकड़े करोगे तो भी तो कॉपर का ही रहेगा ये। तो रेजिस्टिविटी बेटा अगर इस पूरे तार की रो थी तो इसकी भी रो होगी, इसकी भी रो होगी, तार तो कॉपर का ही है। आपने तार अगर लोहे का लिया तो लोहे का रहेगा, कॉपर का लिया तो कॉपर का ही रहेगा। अगर भैया तांबे का तार है कॉपर का, तो 4 हिस्सों में काटने के बाद तो कॉपर का ही रहेगा, इसका मटेरियल तो बदला ही नहीं, तो रेजिस्टिविटी रो ही रहेगी इसकी। हाँ अगर इसकी रेजिस्टिविटी बेटा प्रतिरोधकता रो है, रेजिस्टेंस है आर। रेजिस्टेंस क्या बेटा लंबाई पर डिपेंड करता है। आप जब 4 बराबर हिस्सों में काट रहे हो तो मोटाई पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, केवल आपने 4 हिस्से करे इसके, और पूरे तार का रेजिस्टेंस आर है, तो हिस्से का रेजिस्टेंस R/4 हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस तो बदल जाएगा। लंबाई कम, रेजिस्टेंस भी कम, लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं बदलती। आपके आया हुआ क्वेश्चन है ये, बस वहां लैंग्वेज में लिखा हुआ था कि एक तार की प्रतिरोधकता रो है, अगर इसे 5 बराबर हिस्सों में काट दें, हर हिस्से की प्रतिरोधकता कितनी होगी, बच्चे रो बाई 5 पट्टी लगा के आगे, जबकि तार को कितने हिस्सों में काटो उसका मटेरियल जो है वही का वही रहेगा, रेजिस्टिविटी तो बदलेगी नहीं। तो सारा खेल समझ लो कहाँ का है। कंपटीशन निकालने में बस इतना ही फर्क होता है, पेपर पास करने वाले में, नहीं करने वाले में। ऐसा नहीं है कि कहीं पे 10,000 वैकेंसी थी तो 10,000 बच्चों ने ही मेहनत की है, वही सेम कंटेंट पढ़कर कम से कम 70-80-90,000 बच्चे गए होंगे, उनमें से 10,000 क्यों छटे, ये इतना सा फर्क आ जाता है। और ये मैंने इसका बताया, ऐसी हिस्ट्री, ऐसी मैथ, ऐसी पॉलिटी, हर सब्जेक्ट में हल्का सा ऑप्शन न्यूमेरिकल की वैल्यू चेंज करेगा, ऑप्शन का क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलेगा, तो जो बच्चा उसे कनेक्ट कर लेगा उसका काम हो जाएगा, जो नहीं कर पाएगा भाई वो अगली वैकेंसी का वेट करेगा, फिर थोड़े दिनों बाल सफेद हो जाएंगे, है ना। अभी हमने रेजिस्टेंस और ये पढ़ा, अब एक सौ लिखेंगे यहाँ पे हम, कंडक्टेंस क्या लगता। कंडक्टेंस को हम बोलते हैं जी से। टाइम हो गया बेटा, 9 मिनट तुमने खराब की थी शुरू में आते ही, तो उस 9 मिनट का भुगतान कौन करेगा, वो 9 मिनट 1 घंटे में थोड़ी ना काउंट होंगी वो। यहाँ देखो कंडक्टेंस क्या लगता है, कंडक्टेंस होता है बेटा 1 रेजिस्टेंस। प्रतिरोध। देखो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना बच्चों को ना, इधर आओ, कोई नहीं छोड़ो। अच्छा देखो, तो कंडक्टेंस हम लिखते हैं जी से, और कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, इसका व्युत्क्रम। अच्छा यहाँ से हमें 2-3 बातें समझनी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो कंडक्टेंस है चालकता, इसकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी कंडक्टेंस की। देखो इसका यूनिट निकाल रहे हैं, इसका मात्रक निकाल रहे हैं, तो कंडक्टेंस है 1 रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यूनिट होती है ओम। अगर हम ओम को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये ओम इनवर्स, और इस ओम इनवर्स को हम कहते हैं महो, तो इसकी यूनिट होती है महो। लेकिन ये पुराना नाम हो गया इसका, इसके आगे जब यूनिट यूज करते हैं महो की जगह यूज करते हैं साइमंस। ये तो अगर आपको नहीं लिखा मिलेगा तो आप महो पे टिक लगाएंगे, ये ओल्ड नेम है इसका, जैसे ना
आउटडेटेड हो गया समझो ये। जैसे लाइट किससे मिलकर बनी है? फोटोन से। पहले कहते थे क्वांटा, तो क्वांटा यहाँ हम फोटोन यूज करते हैं, तो वैसे यहाँ पर भी है। ठीक है, अच्छा तो एक तो इसका मात्रक याद रखना, और इसका सिंबल भी अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी। ओम का सिंबल ऐसा होता है, महो का पलट दो, महो का सिंबल होता है ऐसे, ये महो का सिंबल है। देखो ओम को लिखोगे ना, MHO महो बनेगा, तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम और इसकी होती है महो। महो को आप साइमन से भी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, ओम इनवर्स या महो। तो अभी भी जाता है एग्जाम में महो लिखा नहीं, ये ऐसे बोलो। एक मिनट रुको, क्लास बंद होगी ना, बच्चों की बहुत पिटाई करेंगे, मतलब बहुत गुस्से वाले बच्चे हैं। चलो चलो जल्दी, एक इनकी वैकेंसी बहुत दिनों में बेटा, ये ऐसे पिटाई कर देंगे। चलो बाहर, गुड, वेरी गुड, शाबाश, चलो जाओ। सॉरी, अच्छा मैं अभी एक चीज देख रहा था, आपकी क्लास स्टार्ट होने से पहले आजकल बच्चे जो हैं वो कितना तेजी के साथ चीजों को सीखते हैं, उसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे आज जब मैं आपकी क्लास स्टार्ट हो रही थी, उससे पहले मैंने पीडीएफ खोल रखी थी कुछ, ये खुला हुआ था पीडीएफ में, जैसे एक मान लो क्वेश्चन खुला हुआ था कुछ ऐसे। तो मेरी बच्ची है 2 साल 3 महीने, दो सवा 2 साल का बच्चा कुछ नहीं होता, वो ऐसे गोद में ले रखा था मैंने, तो कहते हैं कि मुझे सब्सक्राइब करना है। मैं सब्सक्राइब, मेरा कुछ और बोल रहे होंगे, वो यहाँ पे आके उसने ऐसे सब्सक्राइब, मतलब टीवी में देखते ना बच्चा, तो टीवी में ऐसे यूट्यूब देखो, तो यूट्यूब में बोल रहे होता ना कि प्लीज सब्सक्राइब, और वो ऊपर से वो ऐसे ब्लिंक कर रहा होता है ऐसे, तो बच्चा कहाँ से कैच कर रहा है? सब्सक्राइब करना, उसे पता चल रहा है कि भैया सब्सक्राइब का सिंबल है ये, वो सब्सक्राइब करने के लिए ऐसे क्लिक करना पड़ता है। ये 2 साल 3 महीने के बच्चे को पता, किसी ने बताया नहीं है, हमने तो कभी सोचा भी दिमाग में भी नहीं आया कि ऐसे कुछ चीज बताई जाए। वो केवल वीडियो पे बोलते हैं लास्ट में, जो बच्चों की आती है, जो छोटे बच्चों की, तो कहते हैं ना बच्चे एडवांस हो रहे हैं, तो बच्चे टेक्नोलॉजी के इतने आसपास वो यूज टू होगा बचपन से ही, तो आगे बढ़ेगा ही। हम लोगों ने तो 12th क्लास तक तो वही चलते थे, उस समय तो नोकिया 1100 चलता था, बहुत बाद में जाके फिर ये स्मार्टफोन आए। तो हम वही चीज जो 22-24 साल की उम्र में देख रहे हैं, बच्चा 2-2.5 साल में देखेगा, और वो छोटे बच्चा जो है बहुत खतरनाक होता है उसका सीखने की लर्निंग। उसे इतने बच्चों को चाइना में डाल दो, चाइनीज लैंग्वेज सीख जाएगा, जापान में डाल दो, जापान सीख जाएगा, हम सीख लेंगे कि हमारे से नहीं सीख जाएगी, हाथ पैर फूल जाएंगे हमारे। तो वही चीज़ है, ऐसे ऐसे आजकल इसलिए बच्चे खतरनाक हो रहे हैं। अच्छा दूसरी चीज, एक चीज और देखना आप इसमें, कि कंडक्टेंस चालकता होता है 1/रेजिस्टेंस, 1 प्रतिरोध के बराबर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर कोई मटेरियल है, अगर उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा बेटा, उसकी कंडक्टेंस, उसकी चालकता कम होगी। भाई रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा, भाई प्रतिरोध बहुत ज्यादा है और इसके अंदर चलने में रुकावटें बहुत ज्यादा आ रही है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसकी चालकता कंडक्टेंस कम होगा ना, अच्छा चालक नहीं बनेगा वो। तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, उसका कंडक्टेंस कम होता है। लेकिन जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, उसकी कंडक्टेंस, उसकी चालकता कैसी होगी? ज्यादा। तो जिनका रेजिस्टेंस कम होता है, जैसे मेटल वगैरह, जिनका रेजिस्टेंस कम, उनकी कंडक्टेंस चालकता ज्यादा, जिनका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उनकी कंडक्टेंस चालकता कम होगी। तो रेजिस्टेंस कंडक्टेंस का उल्टा होता है। दूसरी चीज, जैसे यहाँ पे कंडक्टेंस लिखा, ऐसे एक शब्द होता है कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता, इसलिए लिख रहे हैं सिग्मा से। बड़ा कंडक्टिविटी होता है, ये होता है 1/रेजिस्टिविटी के बराबर। कंडक्टिविटी होता है 1/रेजिस्टिविटी, 1/प्रतिरोधकता। तो कंडक्टिविटी जो है वो 1/रेजिस्टिविटी के बराबर है। अगर आप इसकी यूनिट निकालेंगे तो क्या आएगी भाई? रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी? ओम मीटर। ओम को आप ऊपर ले जाओ तो बन जाएगा ओम इनवर्स, ओम इनवर्स बटे मीटर। ओम इनवर्स को आप लिख सकते हैं महो, तो इसकी यूनिट बनेगी महो पर मीटर। इसे आप लिख सकते हैं साइमन्स पर मीटर। ठीक है, तो कंडक्टेंस चालकता में क्या बताती है कि कोई मेटल कितना अच्छा कंडक्टर है। तो कंडक्टर अच्छा कौन? कंडक्टेंस यानी कि इसकी चालकता, कंडक्टेंस यानी कि अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने वाला। तो कंडक्टेंस क्या है बेटा? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, यानी जिनका रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि छोटा और मोटा तार होगा, किसी मेटल का रेजिस्टेंस कम, तो अच्छा कंडक्टेंस होगा, अच्छा कंडक्टर होगा, इजीली करंट पास कर जाएगी उससे। इस बेटा जो कंडक्टिविटी है रेजिस्टिविटी का उल्टा है, यानी जैसे रेजिस्टिविटी लंबाई मोटाई पर डिपेंड नहीं करती, तो कंडक्टिविटी भी नहीं करेगी, अभी मेटेरियल स्पेसिफिक है। तो जिन मेटेरियल की रेजिस्टिविटी कम होगी, जिनकी रेजिस्टिविटी कम होगी उनकी कंडक्टिविटी बढ़िया होगी, वो ज्यादा बढ़िया मेटल होंगे वो। तो कंडक्टिविटी होता है 1/रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस होता है 1/रेजिस्टेंस। तो सीधा पूछता है वो कि रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, इसका विक्रम क्या कहलाएगा? कंडक्टिविटी। तो 1/रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, 1/रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, अब मैंने आपको 4 बातें बताई, इन्हें सिंबल के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। आर बताया रेजिस्टेंस के लिए, इन चारों के आपको मात्रक याद रखने हैं। रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम, रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर, ये ज्यादा आता है पेपर में, सेकंड वाला ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडक्टेंस का लिखा है जी, इसकी यूनिट होती है महो या सीमेंस। एक बताया मैंने आपको सिग्मा, इसकी क्या होती है? महो पर मीटर या सीमेंस पर मीटर। रेजिस्टेंस का मात्रक ओम, रेजिस्टिविटी का ओम मीटर, कंडक्टेंस चालकता का महो, और कंडक्टिविटी विशिष्ट चालकता का महो पर मीटर। चारों को याद रखना, ओम, ओम मीटर, महो, महो पर मीटर, ओम, ओम मीटर, महो, महो पर मीटर। तो किसकी ओम है, किसकी ओम मीटर है, किसकी महो है, किसकी महो पर मीटर है, ये याद रखेंगे। ये पेपर में बहुत आता है ओम मीटर से, बच्चे महो लिख कर आ जाते हैं। महो जो है वो कंडक्टेंस चालकता का मात्रक है, कंडक्टिविटी विशिष्ट चालकता का महो पर मीटर बनेगा। ठीक है, ध्यान रखनी सारी बातों को।
क्वेश्चन है क्या जुड़ा हुआ, ऐसे देख लेते हैं, लग तो नहीं रहा है। हम्म, 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 हम्म। इस टाइप का भी क्वेश्चन किया था ना हमने, या ट्राई कर सकते हो। ये लेंथ एल लिखा है, कभी आई लग रहा हो आपको, करो भाई। लिखा है कि किसी दिए गए पदार्थ के तार की लंबाई एल, प्रतिरोध आर है, उसी सामग्री के अन्य तार की लंबाई 3 गुना, क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल दुगुना। तो बेटा देखो, रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इज टू रो एल बाई ए। क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करके उसने, तो मैंने ए लिख दिया ए। दोनों तार सेम मटेरियल के, तो रेजिस्टिविटी को हटा दो, लंबाई कितनी की 3 गुना, 3 ऊपर लिख दिया, और क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल दुगुना है। दो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3/2 गुना पहले का, तो डी ऑप्शन बनेगा इसका आंसर। तो जो बच्चे सी लिख रहे हैं उनका गलत है बेटा, लिखा है किसी दिए गए पदार्थ के तार की लंबाई एल, प्रतिरोध आर है, उसी सामग्री के अन्य तार जिसकी लंबाई तिगनी है, लंबाई 3 गुना, तो ऊपर 3 आ गया, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्षेत्रफल दुगुना है, तो 2 आ गया, का प्रतिरोध बराबर होगा, इसके 3/2 गुना गया। ठीक है, चलो 10th क्लास का स्टडी चैप्टर हो जाएगा इससे भी। चलो आज के लिए इतना, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। ठीक है।